वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस बिजनौर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है जेनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर। स्टूडेंट्स, ये भी एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में मैं एक यही टॉपिक कराने वाला हूँ और बहुत जल्दी बहुत आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। बस आपको वीडियो को ध्यान से सुनते चले जाना है, ठीक है। और पूरी वीडियो देखनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस का फ़ायदा ले सकें। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। स्टूडेंट्स, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा और अगर कोई डाउट होता है तो भी उसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको अगली वीडियो में सॉल्व कर सकूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यू टॉपिक जेनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर। यानी कि जो जेनर डायोड है उसको हम शंट रेगुलेटर की तरह भी यूज़ करते हैं। तो उसमें किस तरह से हम यूज़ करते हैं उसको, क्या उसका यूज़ है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हल्का सा पहले जेनर डायोड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जेनर डायोड एक्चुअल में है क्या? ये एक स्पेशल डायोड होता है हमारा। जैसे हमने पी एन जंक्शन डायोड पढ़ा था तो उसी सेम में अगर हम देखें तो जेनर डायोड क्या होता है, उससे कुछ स्पेशल डायोड होता है। ये रिवर्स ब्रेकडाउन में भी क्या करता है, मतलब जो ब्रेकडाउन होता है उस रीजन में भी ये वर्क करता है, ब्रेकडाउन रीजन में ये वर्क करता है, ठीक है। स्पेशल है इसलिए क्योंकि ये ब्रेकडाउन में भी वर्क करता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेशल डायोड बोल देते हैं। यहाँ पर ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी दिखाई गई है। ये जैसे हमने वी आई करेक्टरिस्टिक्स देखी थी सिंपल डायोड की, उसी के तरह सेम है। ये जो ये वाला रीज़न है इसका ब्रेकडाउन रीज़न, इसमें ये क्या करता है, वर्क करता है, या ये कह सकते हैं रिवर्स बायसिंग में भी ये वर्क करता है, ठीक है। और इट इज़ यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। हम इसको जो यूज़ करते हैं उसको वोल्टेज रेगुलेशन में यूज़ करते हैं और इसका सर्किट सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, दोनों के सिलेबस में है ये वाला टॉपिक गिवन और दिया हुआ क्या है, जेनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर। यानी कि ये शंट रेगुलेटर की तरह कैसे वर्क करता है, हमें मेनली वही चीज़ यहाँ पर पढ़नी है। जेनर डायोड को डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में जेनर डायोड को डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इस पर न्यूमेरिकल कभी कभी बन जाता है, तो जब न्यूमेरिकल वाली वीडियो में लेके आऊँगा तो उसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको जरूर सॉल्व कराऊँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो आगे देखते हैं। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट में बस कुछ नहीं समझना, थोड़ी सी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये जो इनपुट वोल्टेज V है ये ध्यान रखना, और ये जो VZ हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये VZ क्या है, जेनर वोल्टेज है, यानी कि जेनर डायोड की वोल्टेज है। अगर ये VZ से लेस देन होता है या इक्वल होता है तो ये वर्क करता है यहाँ पर, यानी कि इस तरह से बैटरी की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है। और अगर ये हमारा V लेस देन होगा VZ से तो ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। बस ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बस केवल ध्यान रखना है यहाँ पर, ये ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो समझना है मेन टॉपिक वो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जेनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, देखो इसमें अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो बस यही पूछेगा, इसको ही एक्सप्लेन करवाएगा, अदरवाइज इस पर एक न्यूमेरिकल जरूर बन जाता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट जो है या इसका जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कराने वाला हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले कि हमारा सर्किट डायग्राम है जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं अपने जेनर डायोड को एज ए शंट रेगुलेटर। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक बैटरी ली है जो VI वोल्ट की है, यहाँ पर मतलब सप्लाई देंगे इसको VI वोल्ट, और एक रेसिस्टेंस यूज़ किया हुआ R, इसमें फ्लो होने वाला करंट हमारा IR है। एक जेनर डायोड यूज़ किया हुआ है इस डायरेक्शन में, ये जेनर डायोड का सिंबल है, और इसमें वोल्टेज कितना है VZ, और इसमें जो करंट फ्लो होगी वो IZ होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है जो लोड रेसिस्टेंस RL है, और इसमें फ्लो होने वाली करंट IL है, और इसके अक्रॉस हम वोल्टेज क्या करते हैं, आउटपुट फाइनल यहाँ पर ये लोड रेसिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज मेजर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें करना क्या है इस टॉपिक में, इस टॉपिक में हमें दो चीज़ें करनी है। क्या? एक बार तो हमारा जो इनपुट वोल्टेज सोर्स है यानी कि जो VI है इसको क्या करना है, वेरी करना है, मतलब वेरिएबल रखना है, यानी कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और जो लोड रजिस्टर है इसको हमें क्या करना है, फिक्स कर लेना है, कांस्टेंट कर लेना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, RL जो है वो वेरिएबल बनाएंगे और जो VI होगा उसको क्या करेंगे, हम कांस्टेंट कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो इन दोनों बेसिस पर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वही चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी होती हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से केयरफुल्ली सुनेंगे, मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहली कंडीशन हम क्या ले रहे हैं कि वेरिएबल VI यानी कि जो VI है हमारा इनपुट वोल्टेज उसको हम वेरिएबल रख रहे हैं, और फिक्स्ड RL यानी कि जो RL है लोड रेसिस्टेंस, इसको हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो अब अगर हम इसको फिक्स कर दें रेसिस्टेंस को, तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, जब अगर हम इसको फिक्स कर देंगे तो इसमें फ्लो होने वाली करंट भी फिक्स हो जाएगी, यानी कि IL भी फिक्स हो जाएगी,
रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर हमने क्या करा, हमने देखो इस रेसिस्टेंस को फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो आई एल है ये भी क्या हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर वोल्टेज यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस है यहाँ पर करंट इंक्रीज होगी आई आर। जब करंट इंक्रीज होगी आई आर जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है इस नोड से, कहाँ, एक तो आई जेड और एक आई एल। अगर यहाँ पर हमने वोल्टेज इंक्रीज करा तो आई आर इंक्रीज होगी, तो ये दोनों करंट इंक्रीज होगी। अगर हम इस करंट को इंक्रीज करते हैं तो करंट कब बढ़ती है, जब रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यानी कि जब हम रेसिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया है, यहाँ पर रेसिस्टेंस और करंट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर करंट इंक्रीज होगी तो दैट मीन्स रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन हमने आर एल को क्या किया हुआ है, कांस्टेंट किया हुआ है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो आई एल है वो भी कांस्टेंट रहेगा हमारा। तो जब ये आई आर इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा, आई जेड इंक्रीज होगा और आई एल जो होगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जब हम इसको डिक्रीज करेंगे यानी कि वी आई की वैल्यू कम करेंगे तो हमारे आई आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, आई आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन आई एल फिर भी कांस्टेंट है, तो हमारा आई जेड की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ध्यान से समझिए। अब जो लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ के समझाता हूँ फिर से एक बार, और ध्यान से सुनिए इसको, ठीक है। क्या है, इफ़ वी आई इज़ इंक्रीज्ड देन आई आर ऑल्सो इंक्रीज। जब हम इस वी आई को इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा आई आर जो है ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है, ऑब्वियस है। तो सिंस आई एल इज कॉन्स्टेंट सो इंक्रीमेंट इन आई आर विल इंक्रीज आई जेड। अब हमें पता है जब हमारा आई एल कॉन्स्टेंट है, आई एल हमारा कांस्टेंट है, तो जो इंक्रीमेंट होगा आई आर में वो क्या करेगा, आई जेड को इंक्रीज करेगा। लेकिन बट आई जेड शुड बी लेस देन आई जेड मैक्सिमम। जो इस आई जेड मैक्सिमम होगी यानी कि जेनर डायोड की जो करंट मैक्सिमम करंट होगी उस तक ही मतलब ये इंक्रीज हो सकता है, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि आई जेड मैक्स से क्या रहेगा, लेस रहेगा। आई जेड इंक्रीज तो होगा लेकिन आई जेड जो है वो लेस देन रहेगा किससे, आई जेड मैक्स से। सो आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। तो आउटपुट वोल्टेज हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट। देखो क्या है, अगर हम आई आर की बात करें, आई आर ये वाली करंट अगर हम फाइंड करें जो रेसिस्टेंस आर में है, तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स क्या है, वी आई माइनस यहाँ पर वोल्टेज सोर्स क्या होगा, वी जेड। तो वी आई माइनस वी जेड अपॉन आर हो जाएगा। तो वी आई माइनस वी जेड अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारा क्या है, आई आर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि हमने आई आर को इंक्रीज किया ना, जब वी आई इंक्रीज किया तो आई आर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा आई आर भी इंक्रीज हो रहा है और वी आई भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें करंट की, तो आई आर इक्वस टू कितना है इस नोड पर, अगर हम देखें तो आई आर इक्वस टू इनकमिंग करंट क्या है। यहाँ पर अगर हम केसीएल अप्लाई करें इस नोड पर, तो यहाँ पर इनकमिंग करंट कौन सी है, आई आर, और आउटगोइंग करंट कौन सी, आई जेड और आई एल। तो आई आर इक्वस टू कितना हो जाएगा, आई जेड प्लस आई एल। तो यहाँ पर आई जेड प्लस आई एल सेम लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारा आई आर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा आई जेड इंक्रीज होगा, हमारा आई एल जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आगे बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसी में सेकंड फेज की या सेकंड केस की बोले, तो सेकंड केस क्या है कि जब हम वी आई को क्या करें, डिक्रीज करें। तो जब वी आई डिक्रीज करेंगे तो हमारा आई आर डिक्रीज होगा, आई आर डिक्रीज होगा तो हमारा आई जेड डिक्रीज होगा, लेकिन आई एल हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। क्या, इफ़ वी आई डिक्रीज देन आई आर ऑल्सो डिक्रीज सिंस आई एल इज कांस्टेंट। जब हमारा आई एल कांस्टेंट है तो डिक्रीमेंट इन आई आर, जो आई आर में डिक्रीमेंट होगा विल डिक्रीज आई जेड, आई जेड को डिक्रीज करेगा। बट ये डिक्रीज मिनिमम कितना होगा, आई जेड शुड बी ग्रेटर देन आई जेड मिनिमम। यानी कि जो आई जेड मिनिमम वोल्टेज होगी जेनर, वो मिनिमम करंट होगी आई जेड में, मतलब जेनर डायोड में, तो उससे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज फिर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें आई आर में डिक्रीमेंट हो रहा है डाउन, तो वी आई में भी हमारा डाउन हो रहा है, तो आई आर क्या होगा यहाँ पर, वही आई आर तो वही रहेगा, वी आई माइनस वी जेड अपॉन आर, ठीक है। तो यही है वी आई माइनस वी जेड अपॉन आर। तो यहाँ पर एरो डाउन एरो क्या दिखा रहे हैं, डिक्रीमेंट दिखा रहे हैं। तो अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ पर आई आर में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आई जेड में डिक्रीमेंट हो रहा है, आई एल हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी जब हमने रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखा, लोड रेसिस्टेंस को, इस वाले रेसिस्टेंस को यहाँ पर लोड रेसिस्टेंस जो है इसको हमने कांस्टेंट रखा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको वेरी करेंगे, लेकिन वी आई को कांस्टेंट कर देंगे। तो दूसरा जो केस है हमारा यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि फिक्स्ड वी आई को तो हमने फिक्स्ड कर दिया, एंड वेरिएबल आर एल को हमने क्या करा, वेरी करा। तो स्टूडेंट्स अब हम आर एल को वेरी करेंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम इसको वेरी करेंगे तो हमारा आई एल वेरी होगा। अगर हम इनको इंक्रीज करेंगे तो आई एल डिक्रीज होगा, आई आर एल को हम डिक्रीज करेंगे तो आई एल इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हमने क्या करा, वी आई को फिक्स कर दिया तो हमारा आई आर फिक्स हो जाएगा।
यानी कि आई आर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। जब हमने वी आई को कॉन्स्टेंट करा तो आई आर हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम आर एल को डिक्रीज करेंगे तो आई एल इंक्रीज होगा, और आई एल इंक्रीज होगा तो आई जेड में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि हमारा आई आर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। सेम अगर हम आर एल को इंक्रीज करेंगे तो आई जेड हमारा मतलब आर एल को इंक्रीज करेंगे तो हमारा आई एल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेसिप्रोकल होते हैं, जब ये डिक्रीज होगा तो हमारा आई जेड डिक्रीज होगा, हमारा आई आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। तो यही दोनों कंडीशंस यहाँ पर फिर से लिखी हुई हैं। ठीक है, मैं वन बाय वन समझा देता हूँ। इफ़ आर एल इज इंक्रीज, जब आर एल को इंक्रीज करेंगे तो आई एल क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है ना, रेसिप्रोकल एक दूसरे के। सिंस आई आर कॉन्स्टेंट, जब हमारा आई आर कॉन्स्टेंट है, सो डिक्रीमेंट इन आई एल, जो आई एल में डिक्रीमेंट होगा विल इंक्रीज आई जेड, तो वो क्या करेगा, आई जेड को इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, क्लियर होगी बात यहाँ तक। देखो हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे दोबारा से बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि आई आर हमारा फिक्स है। ठीक, आई आर क्या है, हमारा फिक्स है। सपोज करो आई आर जो है हमारा 10 है, कितना है, 10 है। अब ये 10 है और ये 10 जो डिवाइड हुआ है 2 पार्ट में हुआ, आई जेड और आई एल में। अब ये आई एल हमने आर एल को जब इंक्रीज करा तो आई एल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो आई एल जितना डिक्रीज होगा उतना आई जेड हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि होना तो बैलेंस है, 10 होना है। इसको मिला के इन दोनों को यहाँ पर जो हमारा आई जेड है और प्लस आई एल है, ये इक्वेशन बनती है ना। यहाँ पर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है करंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई जेड प्लस आई एल। तो अगर ये डिक्रीज होगा, आई एल डिक्रीज होगा, तो आई जेड क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, आई जेड मैक्सिमम से कम होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा 10 दोनों पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो वही यहाँ पर सेम कंडीशन लिखी हुई है कि जब हमारा आई आर हमारा कांस्टेंट है तो आई एल में जो डिक्रीमेंट होगा तो अगर, तो आई जेड क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन आई जेड शुड बी लेस देन आई जेड मैक्सिमम, लेकिन आई जेड मैक्सिमम से क्या रहेगा, कम रहेगा। सो आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज फिर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर देखें आई एल हमने क्या करा, इस बार डिक्रीमेंट करा उसमें, तो आई एल इक्वल टू कितना हो गया, वी एल अपॉन आर एल। आई एल यहाँ पर कहाँ पर है, रेसिस्टेंस आर एल में, तो यहाँ पर ये वाली करंट कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू आई आर से। अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आई एल इज इक्वल टू वी एल अपॉन आर एल। अब वी एल अपॉन आर एल है, तो जो वी एल होगा हमारा रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज होगा, क्योंकि ये पैरेलल हैं दोनों, ये और ये दोनों पैरेलल है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ, जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही सेम वोल्टेज इसमें भी होगा दोनों, यानी कि वी जेड और वी एल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल और पैरेलल में वोल्टेज हमारी क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर हमने इसलिए लिख दिया वी एल अपॉन आर एल, और वी एल की जगह पर हमने क्या लिख दिया, वी जेड अपॉन आर एल। तो हमने क्या करा, आई एल जब हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है तो आर एल में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, या ये कह सकते हैं आर एल को जब हमने इंक्रीज करा तो आई एल हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो गया। लेकिन करंट की बात करें तो आई आर इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल है। अब इस बार आई आर जो है वो कांस्टेंट है, जब हम इसको कांस्टेंट रख रहे हैं तो हमारे आई एल में आई जेड में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और आई एल जो है हमारा ये क्या हो जाता है, इसमें डिक्रीमेंट होता है जब हमारा आर एल इंक्रीज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करें हम किसकी, सेकंड केस की, जब आर एल को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो हमारा आई एल इंक्रीज होगा। आई एल इंक्रीज होगा क्योंकि आर एल जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो इंक्रीमेंट जो होगा आई एल में वो क्या करेगा, आई जेड में डिक्रीमेंट करेगा। लेकिन वो मिनिमम कितना होगा, आई जेड मिनिमम तक होगा या उससे ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है ना, और लेकिन आउटपुट वोल्टेज हमारी फिर से क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो आई एल हमने इंक्रीज करा तो वी एल अपॉन आर एल, तो वी एल की जगह पर वी जेड अपॉन आर एल। जब आई एल इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आर एल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और आई आर हमारा कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर आई जेड में क्या हो रहा है, इस बार डिक्रीमेंट हो रहा है, और आई एल में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये आई एल के साथ क्या बना लेंगे, डिक्रीमेंट का एरो और बना लेंगे। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये हमारी कंडीशंस थी सारी जेनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर की। तो आई होप आपको ये सारी जो कंडीशंस है क्लियर हुई होंगी। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल बनता है, मैं जब न्यूमेरिकल का 1 या 2 वीडियो कोशिश करूँगा, एक ही वीडियो में मैं जो यूनिट है हमारी इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं उसके न्यूमेरिकल्स करा दूँ, क्योंकि हमारा ये यहाँ पर बस स्पेशल पर्पस डायोड और रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। उसके बाद में फिर यूनिट, वो नेक्स्ट यूनिट जो स्टार्ट होगी हमारी बीजेटी वाली यूनिट स्टार्ट होगी, डायोड वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो डायोड से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे हमारे, चाहे वो क्लीपर हो, क्लैम्पर हो, चाहे वो हमारा रेक्टिफायर हो, चाहे वो हमारा सिंपल डायोड से, डायोड इक्वेशन से न्यूमेरिकल हो, चाहे वो हमारा शंट रेगुलेटर से हो, वो सारे न्यूमेरिकल जितने भी मैक्सिमम बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो के बाद जो वीडियो आएंगी न्यूमेरिकल वाली वीडियो, मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो में कवर करा दूँ, अदरवाइज मैं 2 वीडियोज़ में सारे न्यूमेरिकल्स कवर करा दूँगा। उनसे बाहर किसी भी पैटर्न पे न्यूमेरिकल नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है ना,
तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके।